नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। ठीक है। कोलिजन थ्योरी में हम लोग 3 पॉइंट देखेंगे और याद नहीं करना है, बस समझ के रखना है अच्छे से। इसका कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं कि डिफाइन कोलिजन थ्योरी करके पूछेगा। ठीक है, तो समझ के रखना है उसको अच्छे से कोलिजन थ्योरी का। पहला नंबर पॉइंट, रिएक्शन होते समय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टकराएगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा। फिर से एक बार, पहला नंबर पॉइंट, रिएक्शन होते समय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टकराएगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो पहला नंबर पॉइंट यही है। ड्यूरिंग द रिएक्शन reactant molecules collide with each other so that bond between the reactant molecules are break down and new bond of product are formed। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा दिमाग में भी करते जाना है। पहला नंबर पॉइंट क्या बोले कि रिएक्शन होते समय रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स टकराएगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा। फ्रेम कर लेना है एक बार, ठीक ना। दूसरा नंबर पॉइंट, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा का सारा रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाए ही। फिर से एक बार, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा का सारा रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाए ही। जिसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है और प्रॉपर ओरिएंटेशन है वही प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट यही हो गया। इसको ऐसे समझते हैं, पढ़ता है बहुत सारा बच्चा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा सक्सेस कर ही जाए। उसके लिए बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है, बहुत सारा फैक्टर आता है उस पर कि इस चीज़ में कैसा, उस चीज़ में कैसा, बहुत सारा चीज़। तो यहाँ पे भी अगर कोई रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स है तो वो प्रोडक्ट बना ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तभी प्रोडक्ट बना पाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर में देखो, इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट all reactant molecules can form the product. Only that reactant molecules which have certain amount of energy and proper orientation will convert into the product। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट, अगर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टकराएगा तो उसका ना ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। फिर से एक बार, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर टकराएगा तो ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। जो ट्रांजिशन स्टेट में जाता है ना, उसी को मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट बोलते हैं। जब कोई दो चीज़ टकराता है ना तो ये ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, और ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट को बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट को कभी आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, तीसरा नंबर पॉइंट, जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टकराएगा तो ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो तीसरा नंबर पॉइंट, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स collide with each other and formed in transition state, that is maximum potential energy state. This state can never be isolated and will form the product। यही तीनों पॉइंट है कोलिजन थ्योरी का, तो अच्छे से दिमाग में रखना है ना। एक बार ध्यान से सुनोगे तीनों पॉइंट। पहला नंबर पॉइंट कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टकराएगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा। दूसरा नंबर, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना ही ले। जिसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है और प्रॉपर ओरिएंटेशन है वही प्रोडक्ट बना पाएगा। तीसरा नंबर, जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टकराएगा तो ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, है ना। ट्रांजिशन स्टेट को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट बोलते हैं। उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझो कि ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट क्यों नहीं कर सकते हैं, सेपरेट क्यों नहीं कर सकते हैं, इसको समझो। देखो, जितना भी न्यूज़ चैनल देखते होगे सब अपने आप को नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोलता होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि कोई मंत्री जी जा रहे हैं, ठीक, गाड़ी पे, तो पूरा एकदम रास्ता में ना सबको रोक के रखता है, इनका गाड़ी खूब स्पीड में जाता है ना। और पीछे से ना कोई न्यूज़ चैनल वाला कि ये देखिए मंत्री जी ये कर रहे हैं, ये मंत्री जी ये कर रहे हैं, ऐसे दिखाते हुए जा रहा है पीछे से। ठीक, अब मान लो कहीं पे एकदम खूब स्पीड में गाड़ी जा रहा है मंत्री जी का, और कहीं पे अचानक से रोड पे भैंसी आ गया और इनका गाड़ी टकरा गया उससे, है ना। जैसे ही इनका गाड़ी टकराएगा तो उस समय ही अचानक से जोर से उस समय ऐसे करेंगे, उस समय चिल्लाएंगे भी बाप रे बाप, और इनका गर्दन मान लो कचक गया। ठीक, तो इन न्यूज़ चैनल वाला फिर बाद में ये दिखाएगा, ये दिखा रहा था पहले कि मंत्री जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर, बाद में ये देखेंगे मंत्री जी मर गए।
ये नहीं देखा है कि कैसे कैसे मंत्री जी का गर्दन कचक रहा है, ये नहीं देखा पाएगा, कितना भी नंबर वन न्यूज चैनल क्यों नहीं रहे। तो वो जो स्टेट था जिस समय उनका गर्दन कचका था, टूटा था, है ना, वो स्टेट को आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, वही स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। पहले मंत्री जी रिएक्टेंट है, बाद में गर्दन टूट जाने के बाद प्रोडक्ट हो गए, और जो बीच वाला स्टेट था जिस समय टूट रहा था वो ट्रांजिशन स्टेट को कोई भी मीडिया वाला नहीं दिखा सकता है। तो यही बात बोला हुआ है कि दिस स्टेट कैन नेवर बी आइसोलेटेड एंड विल फॉर्म द प्रोडक्ट, इसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं आप और प्रोडक्ट बना देगा। तो कभी भी अगर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टकराता है ना, तो टकरा के उड़ेगा ना, इस स्टेट को तुम सेपरेट नहीं कर सकते, उड़ेगा, एट रैंडम प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब बात है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तो देखो भाई, जैसे कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक, जब टकराएगा तो कहाँ जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। जो ट्रांजिशन स्टेट में गया ना, इसी को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, यही दोनों का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक, फिर से एक बार, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। देख लो, द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। इसका डिफिनेशन याद करना है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन खूब अच्छे से दिमाग में रखना है। द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, ठीक है, तो कम से कम एनर्जी जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टकरा के और प्रोडक्ट बना ले। फिर से एक बार, कम से कम एनर्जी जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टकरा के प्रोडक्ट बना ले, उसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। देख लोगे, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट टू कोलाइड सक्सेसफुली एंड टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कम से कम एनर्जी जिससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टकरा के प्रोडक्ट बना ले, उसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। इसका भी डिफिनेशन याद रखना है। तो कोलिजन थ्योरी का तीनों पॉइंट समझ के रखना है, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी का डिफिनेशन याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट में है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ देखना है। तो देखो भाई, पहला नंबर ग्राफ, ये इधर में हम लोग क्या कर दिए, एनर्जी और इधर में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस साइड में एनर्जी, इस साइड में क्या कर दिए, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। वाई एक्सिस पे एनर्जी, एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो पहला ग्राफ हम लोग ऐसे बनाए। ठीक, ये इसमें अगर तुमसे कोई पूछे कि ये वाला क्या है, तो बोलना रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट। ये क्या है, तो प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है। इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। अभी बताए हैं कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टकराता है, उड़ के मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट तक जाता है, उसी को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, है ना। चलो, इस दूरी को बोलेंगे ई ए एफ। ई ए एफ मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इस दूरी को बोलेंगे ई ए बी, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ तक का जो दूरी है, इसको बोलेंगे डेल्टा एच, डेल्टा एच। ठीक है भाई, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या, तो डेल्टा एच इक्वल टू सिंपली ये वाला वैल्यू निकालना है, तो ये पूरा माइनस ये, है ना। डेल्टा एच निकालना है तो ये पूरा माइनस ये, तो डेल्टा एच इक्वल टू ई एफ माइनस क्या हो जाएगा, ई ए बी हो जाएगा। डेल्टा एच इक्वल टू ई एफ माइनस ई ए बी। ठीक है, ये हो गया।
यहाँ पे डेल्टा एच को क्या बोलेंगे, तो चेंज इन इंथैल्पी बोलेंगे, चेंज इन इंथैल्पी। ईएएफ को क्या बोलेंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये भी अंडरस्टूड होगा। ये भी को क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है भाई। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि इसको क्या बोलेंगे रिएक्टेंट, इसको क्या बोलेंगे प्रोडक्ट, ये दूरी को EAF, इस दूरी को EAB, इस दूरी को डेल्टा एच बोलेंगे। डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, EAF माइनस EAB, दिमाग में रखना है ना। कोई पूछेगा डेल्टा एच इक्वल टू क्या, तो क्या बोल देंगे EAF माइनस EAB। डेल्टा एच को क्या बोलते हैं, चेंज इन इंथैल्पी बोलते हैं। EAF को एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, EAB को एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट बात, इस ग्राफ में डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, यही सोचना है ना, कि डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव कि निगेटिव। यार देखो ये ओरिजिन है ना, ये बढ़ेगा फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो ये एफ ज़्यादा होगा, ये भी क्या होगा, कम होगा। तो डेल्टा एच का वैल्यू ज़्यादा माइनस कम तो पॉजिटिव आएगा। तो इस ग्राफ के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और तुम लोग जानते हो कि जब डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आता है, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन क्या होता है, इंडोथर्मिक। डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है ना। एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है कि डेल्टा एच का वैल्यू जब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये बॉडी लैंग्वेज आना चाहिए, ये तो अंदर जा रहा है ना, मतलब इंडोथर्मिक। और डेल्टा एच निगेटिव मतलब एक्जोथर्मिक, ये क्या हो जाएगा, एक्जोथर्मिक हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये वाला इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कभी भी तुमको अगर एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ बोले ना बनाने को, हाँ इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो दिमाग में रखना कि डेल्टा एच का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर में छोड़ देंगे। इसको रिएक्टेंट, इसको क्या बोलेंगे प्रोडक्ट, इसको ट्रांजिशन स्टेट, बाकी सब तो देख ही रहे हैं कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो तो ये हो गया एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का, किसके लिए, इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। दिमाग में रखना है कभी भी इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कोई क्वेश्चन में ग्राफ बोल रहा है तो बस दिमाग में रखना है यही ग्राफ बनेगा। ठीक है, नीचे से स्टार्ट होगा ऊपर में रुक जाएगा, नीचे से स्टार्ट होगा ऊपर में रुक जाएगा। और बाकी पहचानने आना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। कोई पूछे कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या, तो बोलेंगे EAF माइनस क्या बोल देंगे, EAB बोल देंगे। ठीक है, एक और बात, अगर तुमसे कोई पूछे ना बुआ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या था, देखो ये ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन से यहाँ तक का दूरी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक, और यहाँ से ओरिजिन से प्रोडक्ट तक का दूरी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इतना के अलावा ये बात दिमाग में रखना कि कभी भी अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आए तो ओरिजिन से यहाँ तक का दूरी को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ओरिजिन से यहाँ तक का प्रोडक्ट तक का दूरी, यहाँ तक का, उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा पॉज करके जो जो बात बताए हैं एक बार सोच लो, फिर आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो एक बार पॉज करके सोच लोगे इतना, उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में इधर में हो जाएगा एनर्जी, इधर में हो जाएगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग क्या देखे थे भाई कि ये नीचे से स्टार्ट किए थे ऊपर में रुक गया था, है ना। अब नेक्स्ट वाले ग्राफ में क्या देखेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना, प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट, है ना। इस दूरी को क्या बोलेंगे, ये एफ, ये एफ, इस दूरी को ये बी, और ये जो गैप है इसी को क्या बोलेंगे, डेल्टा
एच बोलेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ई एफ माइनस ई ए भी होता है, तो कम माइनस ज़्यादा, तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव मतलब कौन सा रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है ना, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो ये ग्राफ किसके लिए हो गया भाई, एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए हो गया है ना। ये जो दूरी है इसी को डेल्टा एच बोलेंगे, यहाँ तक का दूरी को डेल्टा एच बोलेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे भी वही बात, सेम बात, ओरिजिन से अगर रिएक्टेंट तक आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ तक आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस देखा कि वो पिछला वाला जो ग्राफ था नीचे से निकला ऊपर में रुक गया, और ये वाला ऊपर से निकला नीचे में रुक गया। अगर कोई के मन में आ रहा होगा सर ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ से निकले वहीं पे रुक जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टकराएगा तो या तो उसका जो प्रोडक्ट है उसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा या तो उसका एनर्जी कम रहेगा। टकराए और जितना एनर्जी पहले है उतना ही बाद में तो नहीं रह सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। या तो एनर्जी बढ़ जाएगा या तो एनर्जी घट जाएगा, यही दोनों में कुछ होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग देख लिए कि एक जो थर्मिक रिएक्शन के लिए है ना। अब थर्ड बात देखते हैं, थर्ड ग्राफ, थर्ड ग्राफ इसमें देखते हैं। इसमें क्या होगा कि पहले ले लेते हैं इधर एनर्जी, इधर में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि एक से ज़्यादा स्टेप में अगर रिएक्शन हो तब के लिए ये देखेंगे। तो देखो भाई एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है, देखना ये एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो उसके लिए ये ग्राफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट है ना। इसको प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट। इसको इस सबको क्या बोलेंगे, तो इस सबको ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। तो इसको ट्रांजिशन स्टेट 1, इसको ट्रांजिशन स्टेट 2, इसको ट्रांजिशन स्टेट 3, TS1 मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, TS2 मतलब सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, TS3 मतलब थर्ड ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। ये सबको क्या बोलेंगे, तो इस सबको इंटरमीडिएट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट बोलेंगे, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक से ज़्यादा स्टेप में होगा ना, उस रिएक्शन के लिए ये हो गया। देखो जितना एनर्जी, कोई कोई एकदम बराबरी पे बना लेता है, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। जितना जब टकराया ना तो ट्रांजिशन स्टेट में गया ना, फिर जब वापस आएगा तो उतना एनर्जी तक नहीं जाएगा, उससे थोड़ा नीचे तक रहेगा, फिर उससे थोड़ा नीचे तक रहेगा। ये तो एकदम बराबरी पे मत बनाना जी, ठीक है ना। तो ये एक से ज़्यादा स्टेप, तो यही तीनों रिएक्शन हो गया एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में। तो कभी भी एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के लिए आए ना तो एकदम दिमाग में रखेंगे, पहला इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए नीचे से निकलेगा ऊपर में रुकेगा, ठीक। फिर दूसरा ऊपर से निकलेगा नीचे में रुकेगा, और तीसरा एक से ज़्यादा स्टेप के लिए, ठीक है। अच्छा पहले वाले में याद रखने योग्य बात क्या, तो एक तो भाई EF पहचानने आना चाहिए, EAB, डेल्टा एच क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है कि नहीं, और दूसरा डेल्टा एच का फॉर्मूला EAF माइनस EAB। कोई पूछे डेल्टा एच क्या है तो क्या बोलेंगे, चेंज इन इंथैल्पी। EAF क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। EAB क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बाकी तो क्लियर है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। कैटलिस्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे और एक्टिवेशन एनर्जी पे। तो यार कैटलिस्ट का जब भी यूज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं कि कैटलिस्ट का यूज किए मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। अच्छा कुछ केस ऐसा होता है जब रेट ऑफ रिएक्शन घटता भी है, तो ये स्पेशली जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन 99% केस में बढ़ाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं, 1% केस में घटाने के लिए यूज करते हैं। तो यार 99% वाला ही बात करेंगे ना। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि कैटलिस्ट का यूज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो कभी भी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पे कैटलिस्ट का क्या प्रभाव, तो बोलना बढ़ेगा, ठीक। दूसरा
एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा। इस चीज को महसूस करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे घटेगा। ठीक, तो हम लोग क्या समझे कि रेट कैटलिस्ट का जब यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा। ठीक है, देख लो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर यूज ऑफ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज एंड एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज। जब कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और एक्टिवेशन एनर्जी घटता है। नेक्स्ट बात में है कि देखो बुआ, अभी तुम देखे कि फॉरवर्ड EAF था, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और इधर में EAB था, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो जितना एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन घटेगा उतना ही एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन भी घटेगा। फिर से एक बार दिमाग में रखो अच्छे से, जब कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो जितना एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन घटेगा उतना ही एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन घटेगा। ऐसा नहीं कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 10 से घट गया, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 5 से घटा, नहीं, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन वाला एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन वाला भी घटेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर यूज ऑफ कैटलिस्ट the activation energy of forward and backward reaction are decreased down by same quantity। ठीक है, जितना से फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा उतना ही से एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन घटेगा। अब इसको थोड़ा हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। ये तो चलो ठीक है, एक तरह से दिमाग में रखने वाला बात हो गया कि जब कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी घटता है। और दूसरा नंबर बात कि जब कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो जितना एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन घटेगा उतना ही एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन घटेगा। अब थोड़ा इसको हम लोग महसूस करते हैं। इसमें क्या होगा कि पहले लिख देते हैं इधर एनर्जी, इधर क्या हो गया, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, है ना। देखो इसमें क्या होगा, बिना कैटलिस्ट का यूज किए ये वाला बन गया ग्राफ। ठीक है, बोलोगे सर इंडोथर्मिक ही है, ये कैसे पता चला? अरे तो कोई एक तो मानना होगा ना यार, इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक मान के ही ना समझना होगा। तो मान लिए, एज्यूम कर लिए कि इंडोथर्मिक है, तो बिना कैटलिस्ट का ये ग्राफ बना। ठीक, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ये, ठीक है, इस दूरी को क्या बोलोगे, ये F, ये F, इस दूरी को ये B, ये B। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, अच्छा, ये कब का है, विदाउट यूज ऑफ कैटलिस्ट, विदाउट यूज ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ लिख देते हैं विदाउट यूज ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का जब यूज नहीं हुआ था तब का ग्राफ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कैटलिस्ट का यूज करके बना लेते हैं। ठीक, तब देखते हैं कि कैसा बनता है। जब कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो यहीं से उखड़ेगा और जल्दी से प्रोडक्ट बना लेगा। अरे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है ना जी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा तो जल्दी से प्रोडक्ट बना लेगा ना, तो जल्दी से प्रोडक्ट बना लिया। ठीक, अच्छा, तो अब इसका ट्रांजिशन स्टेट ये वाला हो गया, ट्रांजिशन स्टेट ये हो गया। ठीक है भाई, तो ये जो दूरी होगा इस दूरी को हम लोग बोलेंगे E-AF। क्या बोलेंगे, E-AF। पहले ये लिख देते हैं कि ये रिएक्टेंट था, है ना, ये रिएक्टेंट था और ये वाला प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब कैटलिस्ट का यूज किए तो ये क्या हो गया, E-AF। EAF मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, सॉरी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। E-AF मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन विद यूज ऑफ कैटलिस्ट। ध्यान रखना, कभी E-AF मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन विथ यूज ऑफ कैटलिस्ट। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये विथ यूज ऑफ कैटलिस्ट के लिए, जब कैटलिस्ट का यूज हुआ तब के लिए है। ठीक है ना, तो ये हो गया E-AF। और इसका अगर बात करें, इस दूरी का अगर बात करें तो इस दूरी को क्या बोलेंगे, E-AB, E-AB।
ए बी बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन विथ यूज ऑफ कैटालिस्ट, है ना। तो विदाउट यूज वाला में मेंशन नहीं करना होता, सीधे ये पूछे तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, बस हो गया, वो अंडरस्टूड है कि बिना कैटालिस्ट का यूज किए हुए है। ये भी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, बस हो गया। लेकिन ई डैश एफ कोई बोलने के लिए, तब क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन विथ यूज ऑफ कैटालिस्ट। ई डैश ए बी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन विथ यूज ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट का यूज होने के बाद ये सब चीज आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, सही बात है, कैटालिस्ट का जब यूज हुआ तो जल्दी से बन जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। और एक्टिवेशन एनर्जी देखो घट गया, पहले ये था, बाद में ये हो गया, तो घटा कि नहीं। पहले ये था ये भी, बाद में ये हो गया, घटा। कितना घटा, तो देखो तुम, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन घटा, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन घटा, फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी घटा, उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी घटा। अगर इसको तुम डेल्टा ई लोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा। तो यही तो लिखे हो कि जब कैटालिस्ट का यूज करते हैं तो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी घटता है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी घटता है। क्लियर है भाई। चलो, तो इस ग्राफ से हम लोग दो चीज देख लिए, एक तो ये कि कैटालिस्ट का यूज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन 99% केस में बढ़ता है, ये बात ऑलरेडी पहले से ही हम लोग करते आ रहे हैं, तो वो तो चलो ठीक है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। एक्टिवेशन एनर्जी घटता है तो कैसे घटता है ये देखें कि अरे यार जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया तो ये जल्दी हो जाएगा ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी जाहिर सी बात है घटेगा, तो घट गया। और दूसरा कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी घटा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी घटा। ठीक है। कोई को अगर ये फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो नहीं घबराना है, क्योंकि ये फिगर तुमको एग्जाम में बनाने नहीं आएगा, बोर्ड में या कंपटीशन में। ऐसा नहीं कि तुमको ये बोलेगा बना दीजिए ये वाला, है ना, ऐसा नहीं है। ये कंसेप्ट समझने के लिए बताएं, कंसेप्ट समझ के रखो अच्छे से। एक बार फेयर कॉपी में बना लेना चाहिए कि रिवीजन करते समय देखे तो समझ में आए, जरूरी है बनाना। कोई कोई फेयर कॉपी में भी नहीं बनाता है, दूर रहने देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, एक बार जरूर बना लेना है ना, दिक्कत सिक्कत सह के बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में फिर सोचने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है। लेकिन ये नहीं कि बार बार इसको रफ कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में पूछेगा तो ऐसी नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इसका कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें कंसेप्ट है वो, उस चीज को तुम पकड़ लो, है ना, कि कैटालिस्ट का जब यूज हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया है, जल्दी हो गया है, और एक्टिवेशन एनर्जी घट गया है। और दूसरा बात कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी घटा है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी घटा है। ठीक है भाई। चलिए इसका अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में एक ग्राफ तुमको दिया हुआ है, ट्रांजिशन स्टेट दिया हुआ है, गिवन में EAF 15 किलो जूल पर मोल, EAB 10 किलो जूल पर मोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ X 7.5 किलो जूल पर मोल, और फाइंड डेल्टा H एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Y। डेल्टा H और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Y दो चीज पूछ रहा है, तो पॉज करके दिमाग लगाओ, जितना अभी तुम देखे हो उतना से बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। पॉज करके बनाओ इसको अपने से, अब बना के उसके बाद देखो आगे का। ठीक है। इधर देखते हैं हम लोग डेल्टा H। हम लोग अभी क्या देखें कि डेल्टा H का फॉर्मूला क्या होता है, EAF माइनस EAB, है ना। तो EAF कितना डाल देंगे, कितना दिया हुआ है, EAF 15 किलो जूल पर मोल, EAB दिया हुआ है 10, तो 5 किलो जूल पर मोल। एक पार्ट का आंसर आ गया, कितना इजी क्वेश्चन है ना। डेल्टा H का आंसर आ गया, EAF माइनस EAB, कभी भी EAF EAB दिया रहा लगा दो ही फॉर्मूला, कभी डेल्टा H EAF दे दे EAB पूछ दे तभी भी यही लगाओ, तो डेल्टा H आ गया। ठीक। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Y, क्या बताएं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Y, ओरिजिन से यहाँ से Y तक का दूरी, तो यहाँ से Y तक का अगर दूरी देखेंगे तो क्या होगा भाई, एक तो ये दूरी है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ X, और दूसरा ये दूरी डेल्टा H। अरे इसी को तो डेल्टा H बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को डेल्टा H बोले। तो एक तो ये दूरी हो गया डेल्टा H और एक ये दूरी हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ X, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Y हो जाएगा कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ X कितना दिया हुआ है 7.5 अब प्लस डेल्टा H कितना निकाले हैं 5, ठीक है ना, तो 12.5
किलो जूल पर मोल। ये तुम्हारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाई। तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाई निकालना हो तो ये दूरी अब प्लस ये, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्स है, आई डेल्टा एच है, दोनों को जोड़ दिए आ गया। ये रट नहीं लेना कि ये तो फॉर्मूला आप नहीं बताए थे, डेल्टा एच इक्वल टू ई एफ माइनस ये भी तो बताए थे पोटेंशियल। अरे यार कुछ सोचा भी करो यार, दिमाग भी लगाया करो। ये जब दूरी निकालना है तो ये प्लस ये होगा, डायरेक्ट बनाओ ना यार, क्या रटेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाई इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस, नहीं ये सब नहीं रटना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। फॉर रिएक्शन ए से पी चेंज इन इंथैल्पी इज -20 किलोजूल पर मोल एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 100 किलोजूल पर मोल। इफ कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 20 किलोजूल पर मोल। मतलब ये डेल्टा ई है ना, डेल्टा ई 20 किलोजूल पर मोल है। फाइंड रेशियो ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विथ यूज ऑफ कैटलिस्ट एंड विदाउट यूज ऑफ कैटलिस्ट। विथ यूज ऑफ कैटलिस्ट इसमें 2 बार लिखा गया है, थोड़ा एक बार काट लेंगे, है ना, ठीक है। विथ यूज ऑफ कैटलिस्ट एंड विदाउट यूज ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अब तुम लोग पॉज करके एक बार फिर से अपने से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन एकदम बहुत इजी है, तो एक बार फिर से पढ़ो, गिवन लिखो कि क्या क्या दिया हुआ है। जैसे देखो पहला में फॉर रिएक्शन ए से पी चेंज इन इंथैल्पी मतलब डेल्टा एच, तो लिखो डेल्टा एच इक्वल टू -20 किलोजूल पर मोल। फिर आगे जो दिया हुआ है वो लिखो, फिर आगे गिवन लिखो पहले, उसके बाद पकड़ो कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अब बस उसके बाद बन जाएगा, खूब आराम से बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तुम लोग पॉज करके पहले बना लो तब देखना क्या है। फॉर रिएक्शन ए से पी चेंज इन इंथैल्पी इज कितना -20 किलोजूल पर मोल, तो डेल्टा एच -20 किलोजूल पर मोल ये दिया हुआ है। एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ई, अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। इसके कारण टेंशन नहीं लेना कि सर आप कभी बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, कभी बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यार कंसेप्ट पे फोकस करो, इतना सारा कंसेप्ट पे तुम ऑफ है फॉर में लपटाइल है। चलो देखते हैं, तो डेल्टा एच -20 किलोजूल पर मोल, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 100 किलोजूल पर मोल, ई एफ कितना 100 किलोजूल per mole. If catalyst is used in the reaction, the activation energy of forward reaction is decreased by 20 किलोजूल पर मोल। मतलब ये डेल्टा ई दिया हुआ है, जो घटता है उसको डेल्टा ई बोलते हैं ना, तो डेल्टा ई कितना दिया हुआ है 20 किलोजूल पर मोल, इतना से घट रहा है ना। और तुम जानते हो कि फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 20 से घट रहा है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का भी एक्टिवेशन एनर्जी कितना से घटेगा 20 से घटेगा। चलो खैर दिया हुआ है, पूछ कर ही रहा है फाइंड रेशियो ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। पकड़ो, फाइंड रेशियो ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विथ यूज ऑफ कैटलिस्ट। विथ यूज ऑफ कैटलिस्ट मतलब ई डैश ए बी। अगर कैटलिस्ट का यूज नहीं रहता तो ये भी होता है ना, या विथ यूज ऑफ कैटलिस्ट मतलब ई डैश ए बी एंड मतलब बाई विथ यूज ऑफ कैटलिस्ट, विदाउट यूज ऑफ कैटलिस्ट मतलब ई ए बी। तो क्या पूछ रहा है ई डैश ए बी बाई ई ए बी, ई डैश ए बी बाई ई ए बी, इसी का रेशियो पूछ रहा है। कोई अगर ई ए बी बाई ई डैश ए बी सोचे होगे तो गलत होगा, क्योंकि यहां पे पहले बोले हुआ है विथ यूज ऑफ कैटलिस्ट, अब बाद में बोले हुआ है विदाउट यूज ऑफ कैटलिस्ट, मतलब ई डैश ए बी बाई ई ए बी। तो हम लोग का टारगेट रहेगा भाई कि ई ए बी और ई डैश ए बी रहे, काहे कि कहाँ है नहीं, ना ई ए बी है ना ई डैश ए बी है। तो हम लोग का टारगेट रहेगा कि पहले ई ए बी निकाल ले, ई डैश ए बी निकाल ले, तब ना रेशियो निकालेंगे। जे कोई कोई डायरेक्ट आर ए टी आई ओ लिख के बैठा रहता है, अरे यार पहले ई ए बी ई डैश ए बी निकाल लोगे तब तो ई ए बी कैसे निकाले, तो डेल्टा एच दिया हुआ है, ई एफ दिया हुआ है, तो इसे ई ए बी निकाल लेंगे। तो डेल्टा एच इक्वल टू ई ए एफ माइनस ई ए बी, ई ए एफ डेल्टा एच -20, ई ए एफ 100 माइनस ई ए बी, माइनस ई ए बी है, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा ई ए बी 100 और -20 उधर जाएगा तो 120 किलोजूल पर मोल तुम्हारा क्या आ गया ई ए बी आ गया। अगला टारगेट रहेगा ई डैश ए बी आ जाए, तो ई ए एफ जब 20 से घटा तो ई ए बी भी कितना से घटेगा 20 से, तो ई डैश ए बी कितना आ जाएगा 120 माइनस 20, 100 किलोजूल पर मोल। ठीक है भाई, तो ई ए बी भी आ गया, ई डैश ए बी भी आ गया। रेशियो क्या निकालना था ई ए बी बाई ई डैश ए बी की ई डैश ए बी बाई ई ए बी, तो ई डैश ए बी बाई ई ए बी। क्वेश्चन को पकड़ना बहुत जरूरी, नहीं तो ऑप्शन दोनों रहेगा, है ना।
खूब फुल अल्लाह हो गया बना के गलत। तो पकड़ना जरूरी है कि क्या पूछना चाह रहा है। तो ई डैश ए बी बाई ई ए बी पूछना चाह रहा है ना। तो ई डैश ए बी कितना है 100, ई ए बी 120, 0 से 0, 5 से 2 से ही 5 और 2 से ही 6, तो 5/6 रेशियो में लिखेंगे तो 5:6, यही हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है। तो अच्छे से भाई रिवीजन करना, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।